हेलो बच्चा पार्टी। तो हम लोग लेकर आ गए हैं एसएसटी के 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर सोल्यूशन, जहां पर हम आपको आंसर्स बताने वाले हैं। ध्यान से सेशन को देख लीजिएगा। और यहां पर जो सेट है, सेट की सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। दिस इज योर 3241, ठीक है। तो ये सेट 1 है, 32-4 वाला। 32-4 का सेकंड सेट और 32-4 का जो थर्ड सेट है, ये तीनों ही सेट में क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। तो 32-4 वाले जितने भी लोग हैं वो इस सेट के आंसर्स को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का बस ऑर्डर चेंज हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चलो फटाफट से सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दैट इज सेक्शन ए के अंदर क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में हमको जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको चीजों को अरेंज करना है। सबसे पहले बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन इन्वेजन ऑफ इटली, उसके बाद वियना पीस ट्रीटी और फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। सो दिस इज लाइक 1 2 3 4 1 2 4 एंड 3। तो दिस विल बी ऑप्शन ए, 1 2 4 एंड 3, यहां पर ए ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर डैश फ्रॉम इंडिया साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल थ्रू सिल्क रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी चीजें इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया से जाती थी सिल्क रूट के थ्रू दूसरे वर्ल्ड के हिस्सों में? तो ये थे कपड़े और मसाले, यानी कि स्पाइसेस। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। सबको पता है स्वराज पार्टी बनाई थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। Who among the following said printing is the ultimate gift of the God and the greatest one? तो ये स्टेटमेंट बोली थी मार्टिन लूथर जी ने, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एजर्शन और रीजन की। सबसे पहले एजर्शन में बोला गया है फेमस चिपको मूवमेंट हिमालयस में सक्सेसफुली रेजिस्ट करी गई थी, सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन रेजिस्ट करा गया था इस मूवमेंट के अंदर इन सेवरल एरियाज, एंड इसके थ्रू कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन कैंपेन भी लेकर आई गई थी इंडिजिनियस स्पीशीज की, ठीक है। तो दोनों ही सही है एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक होगा कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ। ओके, यहाँ पे मैच करना है बच्चों, मैच करेंगे। सरदार सरोवर सबको पता है सी होगा, फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का डी होगा, थर्ड का ए होगा और फोर्थ का बी होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसके बाद मैंगनीज प्रोडक्शन की बात करी जा रही है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है और उस स्टेट तक जाना है जहां पे सबसे कम प्रोडक्शन होती है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एमपी में सबसे ज्यादा होती है, फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा और फिर कर्नाटक। चलिए एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है पावर शेयरिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं। करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। यहां पर बच्चा पार्टी बात हो रही है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस, बिल्कुल ठीक। बैरिकेड्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रुकावट लगा देता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता। डाइवर्सिटी को अकोमोडेट डेफिनेटली पावर शेयरिंग करती है और पार्टिसिपेशन लोगों की पावर में बढ़ाती है। तो 1 3 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ऑलराइट, नाइन्थ है एजुकेशन कौन सी लिस्ट के तहत आता है? सबको पता है कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के तहत आता है और इस पे यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। इनमें से कौन सा इंडिया का इंस्टीट्यूशन है जहां पे रिजर्वेशन करी गई है महिलाओं के लिए बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992? तो सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 जो कि डिसेंट्रलाइजेशन लेकर आया था, लोकल लेवल में ये जो रिजर्वेशन है दी गई थी 1/3। तो यहाँ पे आंसर आएगा पंचायत। 11th क्वेश्चन में एजर्शन रीजन है। सबसे पहले एजर्शन दी गई है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी बिना पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन नहीं कर सकती, और रीजन में लिखा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा ऐसे केस में वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रहेगा और कंट्री के लिए जवाबदेही नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो हर कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक रिस्पॉन्सिबल होगा और देश के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यूनिफॉर्म लॉज नहीं आ पाएंगे। इन्हीं सब रीजंस की वजह से पॉलिटिकल पार्टी का होना एक नेसेसरी कंडीशन है। तो यहाँ दोनों ट्रू हैं एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर ट्रू एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर बहक गई थी इस आंसर के अंदर, लेकिन यही वाला आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑलराइट, किस कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम है? ये सबको बात पता है, यूएसए के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिकन और हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी होती है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, In which of the following regions was women representation the highest in the respective national parliament? पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा कहां पर देखा जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज में देखा जाता है। 14th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़कर चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेमोक्रेसी में डेफिनेटली फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, कानून के आगे इक्वालिटी होती है, डिग्निटी भी मेंटेन करी जाती है, बट मेजॉरिटी रूल नहीं हम बोलेंगे। तो बच्चों डेफिनेटली 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 आर डेफिनेटली करेक्ट। ओके, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्रेडिट एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट। Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. Credit helps him meet the ongoing expenses, complete the production on time. तो बच्चों सलीम लोन लेते हैं, ठीक है, वो जो है उससे प्रोडक्शन करते हैं, वर्किंग कैपिटल पे पैसा लगाते हैं, उसके बाद क्रेडिट से उनके एक्सपेंसेस भी मीट होते हैं, उनका खर्चा भी पूरा होता है और वो प्रोडक्शन भी टाइमली कंप्लीट करते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर पाते हैं। तो इससे डेफिनेटली सलीम की इनकम इंक्रीज हुई है क्रेडिट लेकर, उनके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन रहा है।
16th क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर पूछा जा रहा है कि आंटी जो है वो क्या काम कर रही है, कौन से सेक्टर में आएगा। आंटी कपड़े बेच रही हैं, सो डेफिनेटली वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, दिस विल कम अंडर द टर्शरी सेक्टर। ऑलराइट, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है ये। कौन सा सेक्टर है जिसका मैक्सिमम शेयर है जीडीपी में ऑफ इंडिया? बच्चों जीडीपी के अंदर मैक्सिमम शेयर की बात करें तो इट इज डेफिनेटली द टर्शरी सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो प्राइमरी आएगा, बट जीडीपी में टर्शरी आएगा। नेक्स्ट है एजर्शन है, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। कोई भी भारत का नागरिक लीगली रुपी में करी गई पेमेंट को मना नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल ट्रू है। और फिर नीचे लिखा है कि इन इंडिया द रुपी इज ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं बच्चों, रुपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज कर दे और उसको जो है आरबीआई उनके बिहाफ पे प्रिंट करता है। ठीक है, तो यहां पर ये गलत हो गया, एजर्शन राइट है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन सी 17th क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। 18th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो इट इज ऑप्शन सी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज, जब दुनिया भर के अलग अलग देश आपस में जुड़ गए हैं, है ना, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, 19th क्वेश्चन है, इनमें से Which of the following basis does the United Nations Development Program UNDP publish Human Development Report? सबको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करती है तो पर कैपिटा इनकम ही नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज को मद्देनजर रख के वो जो है क्लासिफाई करती है, तो एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। लास्ट जो 20th क्वेश्चन है यहाँ पर देख लेते हैं। असर्शन है, बैंक्स आर रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स। बैंक्स कुछ बोरोवर्स को पैसा देने के लिए तैयार हैं, और रीजन दिया गया है, अच्छा सॉरी, बैंक्स आर नॉट रेडी, बैंक्स कुछ बोरोवर्स को पैसा नहीं देते, और रीजन दिया गया है क्योंकि कुछ लोगों के पास कोलैटरल रखने के लिए नहीं होता, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, जो कि बात बिल्कुल सही है। तो बोथ आर ट्रू एंड ऑल्सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर इस सेट के हमने ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जब सब जो है बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिनको मैंने आपके जो सेशन है पेपर डिस्कशन उसमें डिस्कस करा था। अब जरा यहाँ पर एक दूसरे सेट पर आ जाते हैं, जो कि दूसरा सेट है हमारा 32-5 वाला। अब 32-5-1, 32-5-2, 32-5-3, इन तीनों में सेम क्वेश्चंस है, बस ऑर्डर चेंज हो रखे हैं। तो ये तीनों सेट के लोग इस सोल्यूशन को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आया है ये है कि वियना कांग्रेस जो थी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, इसको होस्ट किसने करा था? तो दिस वाज होस्टेड बाय द चांसलर ड्यूक मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, which of the following religions emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points on the Silk Route? Silk Route के थ्रू कौन सा रिलीजन फैला है बच्चों? इट इज बुद्धिज्म, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसके बाद खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी, और इसके बाद नॉन कोऑपरेशन विड्रॉ हुई थी। तो 1 के बाद तो 4 आएगा, उससे पहले जलियांवाला बाग आएगा। ठीक है, तो 214 एंड 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट में बरदौली सत्याग्रह है। उसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी अ डैश इज अ गर्ल मैरिड इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउसहोल्ड एंड रोट एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड अमर जीबान। तो यहाँ बात करी जा रही है 19th सेंचुरी की शुरुआत में एक औरत थी जिन्होंने एक बहुत पिछड़े हुए घराने में शादी करी है। उन्होंने अपने लाइफ की कथा ऑटोबायोग्राफी लिखी है अमर जीबान के नाम से। तो ये कौन है, किसकी बात करी जा रही है? ये है राज सुंदरी देवी। चलिए आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमको मैच करना था। सभी को पता है कि बच्चों सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काजीरंगा आसाम में है और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर हो गया 1 का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, यानी कि आपका ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन से स्टेट्स में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को प्रैक्टिस करा जाता है? तो दैट इज डेफिनेटली ऑप्शन सी, मेघालय। 7th क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन डी, ओडिशा। उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं 8th क्वेश्चन में। स्टेटमेंट 1 बोल रही है डिवीजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेसी के लिए पावर का शेयर करना होना जरूरी है, अच्छी चीज है, अच्छी बात है। ठीक है, इससे इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बच्चों डेफिनेटली पावर शेयर होने से कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होती है, बट यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट एक्चुअली जो सेकंड स्टेटमेंट है ना ये प्रूडेंशियल रीजन की बात करिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मॉरल रीजन की बात करिए। तो दोनों सही तो हैं, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट। यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, 1 and 2 आर ट्रू, बट सेकेंड वाली स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। यहाँ पर हमको जो है चुनना था अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सही ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस और एग्रीकल्चर दोनों ही सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर है फॉलोइंग प्रोविजन सेक्युलरिज्म के बारे में दी गई हैं, चलो पढ़ लेते हैं। इंडियन स्टेट हैज नॉट अडॉप्टेड एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन, बिल्कुल सही। सेकंड में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू ऑल द सिटीजंस टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, संविधान के हिसाब से हर किसी के पास आजादी है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपगेट, बिल्कुल सही। Constitution declares any kind of discrimination on the basis of religion to be legal,
डिस्क्रिमिनेशन को लीगल करता है कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है। और लास्ट है गवर्नमेंट को राइट टू इंटरवीन मिलता है, गवर्नमेंट घुस सकती है रिलीजियस मैटर्स में इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, बिल्कुल सही। तो 1, 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट है, 1, 2 एंड 4, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 11th क्वेश्चन में आते हैं, कौन से स्टेप्स को लिया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे लास्ट स्टेप ये वाला, इलेक्शन कमीशन ने ये वाला स्टेप लिया है कि मैंडेटरी कर दिया है सारी पार्टीज के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स भर सकती हैं। 12th क्वेश्चन आता है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया है, बिल्कुल सही। उसके बाद नीचे लिखा है इट इज केपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग ऑल द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस इन इंडिया, बिल्कुल सही। तो दोनों ही सही हैं एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बच्चों को हुआ, नेपाली इज द करेक्ट आंसर। फिर बच्चों 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, विमेन आर नाउ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू वेरियस प्रोफेशंस इंक्लूडिंग रोल्स एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प इंप्रूव विमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। दोनों सही हैं और स्टेटमेंट 2 इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो यस, बोथ आर ट्रू एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए 15th क्वेश्चन, in one of the small villages, a farmer borrows money from the village money lender at a high monthly interest rate but is not able to repay it back. Next, he borrows it from a bank at a lower interest rate, gradually pays back the loan of the money lender and the bank. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है बैंक का रोल इस क्रेडिट सिचुएशन के अंदर। तो फार्मर ने एक लोन लिया मनी लेंडर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, उसको चुकाने के लिए बैंक से लोन लिया, फिर वो कमा लेते हैं और दोनों के लोन को वापस लौटा देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बैंक ने फार्मर को डेट ट्रैप से बचा लिया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट में डॉक्टर दिए गए हैं, डॉक्टर आते हैं टर्शरी सेक्टर, ऑप्शन सी में। उसके बाद बच्चों यहाँ पर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, फ्लोरिकल्चर आएगा प्राइमरी सेक्टर में। 17th क्वेश्चन में पूछा गया है, रूरल पुअर फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज, बिल्कुल सही। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि लोन बैंक से लेने में कोलैटरल लगता है, डॉक्यूमेंट लगते हैं जो इनके पास नहीं है। तो दोनों ही सही है एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 18th क्वेश्चन पर आते हैं, लिबरलाइजेशन में क्या इंक्लूडेड होता है। तो बच्चों लिबरलाइजेशन में ट्रेड बैरियर्स को हटाया जाता है। कौन से सेक्टर में हाईएस्ट शेयर है एम्प्लॉयमेंट का, सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर देता है? प्राइमरी सेक्टर देता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से बैंक आता है, कोऑपरेटिव आता है, यानी कि 1 and 3, ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो इसी के साथ हमने जो है इन क्वेश्चंस को देख लिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमने जो है बच्चों डिस्कस कर लिया था अपने पेपर सोल्यूशन वाले वीडियो में। तो अगर आपको वो देखना है तो वो जाकर देख सकते हैं, अपने मार्क्स को कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, इट्स ओके। जो हो गया अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।